नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का नेशनल न्यूज में। तो पंजाब की अदालतों में नौकरी करते अनुसूचित जाति से संबंधित जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्णय सुनाया है। दरअसल बीते 8 अप्रैल 2021 को आयोग को दी गई एक शिकायत के अनुसार पंजाब की अदालतों में अनुसूचित जाति के जजों, अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए नेशनल एससी कमीशन ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से पंजाब में एससी और ओबीसी जाति एक्ट 2006 कानून पारित किया था, जिसके तहत ग्रुप ए और बी में एससी को 14% और ग्रुप सी और डी में एससी को 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन न्यायिक सेवाओं और अदालती कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह संविधान में एससी कैटेगरी के लिए प्रदत्त प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने को कहा है। विजय सांपला ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब सरकार का गृह विभाग तुरंत आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करें। आयोग ने आगामी 2 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। आ रही थी कि वो ये हाई कोर्ट, पंजाब एंड हाई कोर्ट की इंटरविशन करके कारण वो ये काम नहीं हो पा रहा, तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये क्लियर कर दिया है और अब जो है उनको ये बता दिया गया है कि ये रिजर्वेशन का प्रावधान अब पंजाब में लागू किया जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे जो जजेस हैं, लगभग जजेस की लिस्ट भी है जिनको रिजर्वेशन मिलनी थी, कर्मचारियों की लिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। और वो सब, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण फैसला कमीशन की ओर से ये किया गया कि जो जजेस की, जो पंजाब सरकार से के अधीन काम करने वाले जजेस हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अब उनको हाई कोर्ट के जो उनका बार बार कहना था कि हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है, जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, इसमें अब बात क्लियर हो चुकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है और कल उस हियरिंग में स्पष्ट रूप से हमने ये बात जो है क्लियर कर दी गई। अब पंजाब में उनको हमने कल ही अपने मिनट्स दे दिए हैं कि अब इसको जल्दी से जल्दी करके हमें 7 दिन देना, 7 दिन में अपनी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हमें दी जाए। वह पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के नए इनिशिएटिव्स को लेकर बातचीत हुई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत सहित राइट टू सर्विस कमीशन के सॉफ्टवेयर को लेकर और तमाम नए प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केएमपी के साथ बन रहे रेलवे ऑर्बिटन कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी के हरियाणा आने का निमंत्रण भी दिया और पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी है। 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और आज ये जो सेवा समर्पण का 20वां पर्व ये शुरू हो रहा है, लगातार 20 दिन तक चलेगा। 7 अक्टूबर ऐसा दिन है जब उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का 2001 में जो शुरुआत की थी, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो आज 17 से लेकर के और 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक सेवा समर्पण ये सारे देश भर में चलेगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर मनोहर लाल खट्टर जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी जानकारी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने तमाम जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को हरियाणा आने का न्योता भी दिया गया है।
तो पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के जीवन काल की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री से जुड़े एक एक लम्हे को दिखाया गया है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की तारीफ की। देखिए, सबसे पहले मैं भारतवर्ष के आपके मेरे प्रत्येक भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब लोग आज यहां पर हैं क्योंकि ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है मोदी जी के कार्यों की। और जिस प्रकार से आप हर दीवार पर देखेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मोदी जी के कार्यों से अछूता हो। चाहे कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, उसके लिए मोदी जी ने काम किया है। किसी भी महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, अल्पसंख्यक, सैनिक, जहां भी आप नजर घुमाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रधानमंत्री और उनके इतने सारे काम। पहले तो मैं अपने देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी प्रदर्शनी देखने आए हैं। ये प्रदर्शनी इस बात को दिखाती है कि कैसे उन्होंने गुजरात से अपने जीवन यात्रा शुरू करी और आज देश में कितने काम ये इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपको दिखाई देंगे। और पार्टी ने 17 से लेकर 7 तारीख तक सेवा ही समर्पण के रूप में मनाने का निश्चय किया है। और आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, कितने उत्साह से आप लोग मना रहे हैं? देखिए, हम पूरे उत्साह के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं हैं, वरन आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ये उनके विज़न है, उनके विज़न और उनकी समाज सेवा की जो सोच है, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी फैसलों से, योजनाओं के सही क्रियान्वयन से, इम्प्लीमेंटेशन से आज जन साधारण तक वो योजनाएं पहुंची हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज हो, वैक्सीनेशन अभियान हो, या फिर किसान सम्मान निधि हो, तमाम ऐसी योजनाएं, आयुष्मान योजना हो, उन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हम लोग कामना करते हैं। और इस जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में और दिल्ली में ये अभियान हम 20 दिन का सेवा और समर्पण अभियान के रूप में चला रहे हैं, जिसमें सेवा काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और लोगों तक मोदी जी का संदेश पहुंचाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन का भी लक्ष्य रखा गया है, पूरा हो पाएगा सर? बिल्कुल। देखिए, ये अभी तक के जितने रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड आज के दिन टूटेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर वो जो सारे रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएंगे। कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता का इशारा वैक्सीनेशन की ओर था। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अमेठी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के शुरुआत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत खेल मंत्री उपेंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन काहोर के सैनिक स्कूल परिसर में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। स्वतंत्र देव सिंह यहां पीएम मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां पर नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के शो का उद्घाटन करेंगे। ये फिल्म 25,000 लोगों को दिखाई जाएगी। वहीं इस मौके पर बुलेट रानी, राजलक्ष्मी मांडा ट्रक खींचने का प्रदर्शन करेंगी। यह आयोजन सिविल लाइंस के विनायक सिटी सेंटर पर आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता कर रहे हैं। इसी तरीके हमारा देश प्रगति करता रहे और साथ में मिलकर आज का ये दिन।
वे वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी का चेहरा बहुत दिन से देख रहे हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। इस समय जरूरत सेवा भाव की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश की डबल इंजन की बीजेपी सरकार कर रही है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव के पास ट्वीट करने के सिवाय कोई काम ही नहीं बचा है। प्रियंका जी का चेहरा बहुत दिनों से चल रहा है, नया कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस समय सेवा की जरूरत है और वो सेवा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें केंद्र और राज्य की कर रही हैं और जनता उस सेवा से जुड़ के लाभ भी उठा रही है और आगे अनंत काल तक ये सेवा चलती रहे, जनता की ये कामना है। मोदी जी जन्मदिन की बधाइयाँ हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ओर से महिलाओं ने इंद्रेश नगर लम्ही के सुभाष भवन में मुस्लिम बेटियों के अभिभावक मोदी विषयक कार्यक्रम के अंतर्गत युग के नेता नरेंद्र मोदी की तस्वीर की आरती उतारकर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम महिलाओं ने रंगोली बनाई, ढोल की थाप पर सोहर गाया, मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाया और नारा लगाया। मुस्लिम बहनें करे पुकार, हर जगह हो मोदी सरकार। और ये तस्वीर वाराणसी की है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर तंबाकू गोदाम पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। सुबह से चल रही है छापेमारी। गोदाम में काफी मात्रा में रखे तंबाकू की जांच पड़ताल की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नुमाइश कैंप स्थित गोदाम पर छापेमारी की गई है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से यह खबर है, जहां पर तंबाकू गोदाम में छापेमारी हुई है। तंबाकू गोदाम पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है और सुबह से ही लगातार जांच करने में जुटी है जीएसटी टीम। और सचिन जौहरी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सचिन, सुबह से ही जांच पड़ताल की जा रही है, छापेमारी की गई है जीएसटी टीम की तरफ से, क्या कुछ अब तक पता चला है? देखिए, अभी भी छापेमारी जो है वो चल रही है और सुबह लगभग 6-7 बजे से छापेमारी शुरू हुई थी और अभी भी लगातार ये छापेमारी चल रही है। और जिस गोदाम में छापेमारी हुई वहां पर काफी संख्या में तंबाकू रखा हुआ है और पूरी तरह से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है टीम। और जांच जो टीम है उससे हमारी बात भी है, उन्होंने कहा है कि पूरी जांच पड़ताल होने के बाद पूरी बात बताई जाएगी कि क्या कमियां थी, क्या सूचना थी और किस तरह की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, लेकिन जो अचानक से छापेमारी हुई है, क्या कुछ पता चला था पहले जीएसटी को? जीएसटी टीम को कुछ सूचना मिली थी कि जो अनियमितता है और कुछ गलत तरीके से वहां पर माल रखा गया है, उसी को लेकर यहाँ पर छापेमारी की गई है और पूरी जो जानकारी है पूरी छापेमारी के बाद ही मिल पाएगी। जी, और कितनी देर तक छापेमारी चलने की उम्मीद है वहां? देखिए, जिस तरह से सुबह 6 बजे से छापेमारी लगातार चल रही है और अभी भी छापेमारी है, तो अभी कुछ कह पाना कि कितनी देर चलेगी ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी और अभी जो है टीम लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, मुजफ्फरनगर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जीएसटी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल तंबाकू के गोदाम में छापेमारी हुई है और सुबह 6 बजे से लगातार खंगालने में जुटी हुई है जीएसटी टीम। और क्या कुछ पता चला है वो छापेमारी के आखिर में जो अधिकारी पहुंचे हैं वहां पर वो बताएंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुजफ्फरनगर से लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जीएसटी टीम ने आज छापेमारी की है। दरअसल तंबाकू गोदाम में ये छापेमारी हुई है। सुबह 6 बजे से लगातार छापेमारी की जा रही है। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां जीएसटी टीम के द्वारा तंबाकू गोदाम में छापेमारी की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में बीजेपी नेता पुनीत वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो स्थिति है उन्हीं मुद्दे पर हम आज बात करेंगे पुनीत वर्मा से। पुनीत वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश हो रही है, लेकिन कोरोना काल में स्कूलें बंद रहे और बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं तो दी गई है, लेकिन और इसमें क्या कुछ सुधार किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहले तो हम आज देव शिल्पी विश्वकर्मा जी एवं नव राष्ट्र के शिल्पी माननीय मोदी जी को के जन्मदिन पर सभी राष्ट्रवादी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी, शुक्रिया। आज जो शिक्षा की व्यवस्था जो इस समय कोरोना काल में चली जी, तो जिस तरीके से शिक्षकों ने या विभागों ने या सरकार ने अपने को में बदलाव लाकर काम किया गया है, वो काफी सराहनीय रहा और काफी प्रयास अच्छा रहा उसमें, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी कोरोना काल में, उस तरीके से उस समय तो ऑनलाइन कक्षाओं की किसी को जानकारी नहीं थी, ना शिक्षकों को, ना छात्रों को, ना अभिभावकों को। काफी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन अब जल्द ही विद्यालय अगर खुल जाएंगे, क्योंकि अब लड़कों की लिखने की आदतें छूटी जा रही है जी, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी अगर शुरू होंगी तो ठीक रहेगा। और योगी जी की सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा पे वर्क किया है, गांव-गांव में जो हमारे विद्यालय चल रहे थे, शिक्षक मिले और पढ़ाई हो, उस पर ध्यान दिया है। उसको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली जो काफी ध्वस्त हो गई थी पिछले 15-20 वर्षों में, वो काफी लगता है कि काफी सुधार आया है और आगे भविष्य में काफी सुधार आएगा। पुनीत जी, ये एक बड़ा सा मुद्दा रहा है खासकर शिक्षा को लेकर, और सरकारी स्कूल पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार ऑर्डर भी पास कर दिया था कि जितने भी पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगता ये है कि हम बातें तो करते हैं, स्कूल का रंग रोगन तो हो जाता है, लेकिन जो मौलिक तौर पर जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो पाता है। तो लगता है कि समाज के को सरकारी विद्यालयों पर विश्वास नहीं रह गया, और उस विश्वास के लिए योगी जी का बहुत प्रयास है। सबसे अच्छे अध्यापक हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, लेकिन जब समाज का विश्वास किसी चीज पर से उठ जाता है तो उसकी समस्या है। और उसके लिए प्रयास सभी को करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी, समाज को भी। सरकार तो कर ही रही है, बिल्कुल हम सबको प्रयास करना पड़ेगा कि विश्वास उत्पन्न हो एक बार फिर से। अब सवाल यह है कि इस नए दौर में चूंकि सब कुछ बदल रहा है, देश की तस्वीरें बदल रही है, शिक्षा की पद्धति भी बदल रही है, लोगों के मिजाज भी बदल रहे हैं, ऐसे में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है और क्या सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? नहीं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस का शुरुआत हुई उससे काफी बदलाव हुआ है, और सरकार भी प्रयासरत है कि सरकारी विद्यालयों में भी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स तो तुरंत ले आए उसको और उस पर काम करने लगे। और लेकिन दोनों मिलाकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जो नई पद्धति शुरू होगी, हमको लगता है कि उससे काफी बेहतर स्थिति आएगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पढ़ाई हो रही थी उससे काफी कुछ बच्चों में भी जागरूकता आई है, बच्चों की जानकारी विस्तृत हुई है, उनको समझ में भी ज्यादा आ रहा है इस ढंग से, मुझको लगता है। जी, यानी जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उससे ज्यादा बच्चे समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? ये तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में जो पढ़ाई है वो लगता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको काफी फायदा हो रहा है उससे, लेकिन वो पढ़ने वालों बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसलिए और लिखने की आदत छूट गई। केवल वो मोबाइल पे और कंप्यूटर पे जो पढ़ाई हो रही है उससे चलेगा नहीं, इसलिए दोनों ये तो विद्यालय तो जिस तरह से चल रहे थे वैसे ही चलने होंगे। ऑनलाइन सपोर्ट जो है वो सपोर्ट के लिए ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं ठीक है। जी बिल्कुल, तो क्या होना चाहिए? मैं आपसे ये विचार लेना चाहता हूं कि आप सरकार को, चूंकि आप बीजेपी के एक नेता हैं, इस वक्त आपकी सरकार है, तो क्या बेहतर कदम कैसे होना चाहिए? क्या शिक्षा के क्षेत्र में वो कौन सी क्रांति होनी चाहिए स्कूलों में, या फिर उन सभी बच्चों को घर घर पकड़ के लाया जाए?
विद्यालय में क्लासेस शुरुआत हों सुरक्षा के ढंग से, कोविड की सुरक्षा लेते हुए बच्चे आने लगे। अभिभावकों को भी प्रेरित करना चाहिए कि छात्रों को भेजें जी। और साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन का सिस्टम लागू हुआ है इससे भी साथ में सपोर्ट मिलता रहे अगर, तो शायद जल्दी हमारा जो अगली पीढ़ी है कुछ ज्यादा फायदेमंद हो। नहीं तो ये तो जो 2 वर्ष शायद आगे 10 वर्ष काफी नुकसान कर दे शिक्षा में। तो 2 वर्षों में हुआ है जिस तरह शिक्षा चली है, सभी बच्चों को पास कर दिया गया और सभी बच्चे पास हो गए। ठीक है, पास करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम लोग आगे भी इस तरह से चलते रहे तो बहुत समस्याएं आ सकती है। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस चलनी चाहिए। जी। साथ ही ये जो इंटरनेट की व्यवस्था से जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया, नई पद्धति से जोड़ा लोगों को, उसको भी साथ साथ सहयोग के लिए लेना पड़ेगा। मुख्य शिक्षा तो हमारी ऑफलाइन चलेगी, तभी छात्रों का और देश का भविष्य स्वस्थ बनेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने जो बातें कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू तो कर दिए गए हैं, लेकिन सभी बच्चे वो क्लासेस नहीं ले पाते, क्योंकि अभी भी लगभग 70% ऐसे बच्चे हैं जो उन सब सुविधाओं से वंचित हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी फोकस करना चाहिए। जी जी जी। तो एक टीवी पे के माध्यम से लेने की कोशिश किया गया, लेकिन मुझको लगता है कि वो उतनी सफलता उस पर मिली नहीं। जी। कुछ और रास्ते निकालने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।